नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं स्ट्रीट टॉक। और आज बात शिक्षा की, नई शिक्षा नीति 2020 की। शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रातों रात बहुत बड़ा परिवर्तन होना तो बहुत मुश्किल है, पर यह भी एक फैक्ट है कि अगर लागू करने वाली जो अथॉरिटीज हैं उनमें एक विल हो, उनमें एक इच्छा शक्ति हो, तो इस तरीके की बदलाव की जो राह पर चलकर आगे की डायरेक्शंस को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कहा जा सकता है कि बीते 12 महीनों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से देश की शिक्षा में कई परिवर्तनों की आधारशिला रखी गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि बदलाव की ये जो बयार है वो आने वाले दिनों में भारत में उस सोच को फॉर्मेट करेगी जिसकी कल्पना नई शिक्षा नीति में की गई है। आज का वो दिन है जब शिक्षा नीति को लॉन्च किया गया था और आज इसे 1 साल हो गया है। और ठीक आज ही के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक कह सकते हैं कि मात्र एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के एक रिकंस्ट्रक्शन के लिए केंद्र सरकार की डिटर्मिनेशन का एक बहुत बड़ा परिचायक भी है। अनडाउटेडली ये एक विद्यार्थी केंद्रित नीति है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड पॉलिसी है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि विद्यार्थी वर्ग ही शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख स्टेक होल्डर हैं, ये की स्टेक होल्डर हैं। और जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सबका एक नैतिक दायित्व है। और उनका नैतिक दायित्व ये है कि वो स्टूडेंट्स के सपनों और उनकी आकांक्षाओं के अकॉर्डिंगली उन्हें एजुकेट करें, उन्हें ट्रेंड करें। पर इसके लिए आज सबसे ज्यादा क्या हो गया है जरूरी, आज किस बात पर सबसे ज्यादा बल देने की जरूरत है? नीति तो बन गई आज ही के दिन, ठीक 1 साल पहले इसे मंजूरी दे दी गई, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाने के लिए, आगे आने वाले वक्त में इसका पूरा फायदा उठाने के लिए क्या किया जाना बहुत जरूरी है। क्या कर्तव्य है स्टूडेंट्स का, क्या कर्तव्य है शिक्षकों का, और सबसे ज्यादा क्या कर्तव्य है हमारी अथॉरिटीज का। आज का स्ट्रेट टॉक नई शिक्षा नीति को 1 साल होने पर आज हम ये बात करने वाले हैं। स्ट्रेट टॉक आज इसी पर होगा। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। जी हाँ, नई शिक्षा नीति का 1 साल पूरा हो चुका है और आज ही के दिन इसे मंजूरी दी गई थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संबोधन और 1 साल पूरा होने के बाद कुछ नई चीजें का जो है वो ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर राष्ट्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि बीते 1 वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने काफी मेहनत की है। और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षा नीति पर काफी काम हुआ है। नई शिक्षा नीति के जरिए नए भविष्य का निर्माण होगा। आइए उन सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, अपने व्यूवर्स के साथ चर्चा करने वाले हैं स्ट्रीट टॉक पर। आइए करते हैं शुरुआत और सवालों पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। पहला सवाल कि क्या नई शिक्षा नीति युवाओं को विश्वास दिला पाएगी? जब मंजूरी से दी गई थी तो सरकार द्वारा यही सबसे बड़ी बात कही गई थी कि ये स्टूडेंट्स में, बच्चों में एक विश्वास को पनपने की एक दिशा देगी। ये युवाओं को वाकई विश्वास दिला पाएगी। देश के भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति कैसे अहम भूमिका निभाएगी? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम, जी हां, आज इसे लॉन्च किया गया है। हालांकि आपको बताया जाएगा कि ये स्कीम है किस तरीके की। हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में जानकर अपने विचार जरूर रखें कि आप इस पर क्या कहेंगे। शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भाषा। शिक्षा में ना सिर्फ भाषा बल्कि उसके शिक्षण पर भी, उसकी ट्रेनिंग पर भी जोर देना आज के समय की जरूरत क्यों है? आखिरी सवाल हमारा ये कि शिक्षा नीति का पूरा फायदा उठाने के लिए आज जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो हमारी सरकार है, उसका सबसे बड़ा दायित्व क्या बनता है? ये सब सवाल जिस पर आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 की, जिसे 1 साल आज पूरा हो गया है। डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस ऑन दिस टॉपिक्स, ऑन दिस क्वेश्चंस। आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई शिक्षा नीति को जब 1 साल पूरा हुआ है, इस शिक्षा नीति को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहा। आइए एक नजर डालते हैं। साथियों,
21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए। आप देखिए, आज छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकलने वाले युवा कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं। इन्हीं दूर दराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा आज टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे ही करोड़ों युवा आज अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं, असाधारण लक्ष्यों की नींव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा है। कोई रोबोटिक्स के क्षेत्र में कभी साईफाई मानी जाने वाली कल्पनाओं को हकीकत में बदल रहा है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन्स की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवॉल्यूशनलाइज कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 में भारत के नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, इस युवा पीढ़ी को जब इनके सपनों के अनुरूप वातावरण मिलेगा तो इतनी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। साथियों, बीते एक वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब स्टूडेंट्स कितना पढ़े, कितना समय तक पढ़े, ये सिर्फ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस सिस्टम से इस दिशा में स्टूडेंट्स के लिए रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है। अब हर युवा अपनी रुचि में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्ट्रीम को चूज कर सकता है, छोड़ सकता है। अब कोई कोर्स सेलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, यानी सफल के जरिए स्टूडेंट्स के आकलन की भी वैज्ञानिक व्यवस्था शुरू हुई है। ये व्यवस्था आने वाले समय में स्टूडेंट्स को परीक्षा के डर से भी मुक्ति दिलाएगी। ये डर जब युवा मन से निकलेगा तो नए नए स्किल लेने का साहस
और नए नए इनोवेशंस का नया दौर शुरू होगा, संभावनाएं असीम विस्तार होगी। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो ये नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं, उनमें भारत का भाग्य बदलने का सामर्थ्य है। आपने देखा कि बीते एक वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में ही कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने काफी मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं। और ऐसे में कोरोना काल में भी शिक्षा नीति पर जो है वो काफी काम हुआ है। नई शिक्षा नीति के जरिए ही अब नए भविष्य के निर्माण की बात कही जा रही है। और इस बीच 8 राज्यों में अब 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो 5 भारतीय भाषाओं यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में ये जो सिलेबस है वो शुरू करने वाले हैं। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए सरकार की ओर से बीते एक वर्ष में देश के सभी महानुभावों, जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, जो नीतिकार हैं, उन सब ने क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में कड़ी मेहनत की है, तो उन सभी का आज बड़ा थैंक्स किया गया है। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है, देखिए कि शिक्षा नीति को लागू हुए 1 साल हो चुका है और अब आगे भी बड़े ऐलान आज के दिन किए गए हैं। उन्हीं में से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम भी, हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको आगे जरूर देंगे। लेकिन अब क्योंकि कहा जा रहा है कि अब एक रेवोल्यूशन जो चेंज है वो सामने आएगा बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि 10वीं के बाद, जब हम दिल्ली बोर्ड की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, 10वीं के बाद बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता था कि वो किस स्ट्रीम को चुने। पहली बात तो ये जो स्ट्रीम सिस्टम है वही खत्म किया गया है। बच्चों को अब अपनी मर्जी से अपना जो एजुकेशन है वो ग्रहण करने की जो है वो इजाजत दी गई है और उसके लिए उन्हें एक बेहतर माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर उनको कोई कंफ्यूजन है अपने आने वाले वक्त के लिए कि वो आगे यदि से कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन बिटवीन उसे बदलने का भी उन्हें जो है वो मौका दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसा कि अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल माहौल के साथ साथ उन्हें जो कहें एक तरीके की जिस कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वो उन्हें अपने शिक्षकों से मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में तालमेल बिठाने की बात होगी, तो उससे पहले शिक्षकों के रोल को भी काफ़ी सराहते हुए कहा गया है कि उन्हें भी आगे काफ़ी ट्रेंड इसके लिए किया जाएगा कि बच्चों को अब आगे दिशा जो है वो किस तरीके से उन्हें प्रोवाइड करवानी है, अपना सिलेबस चुनने में उन्हें कितनी जो है वो मदद करवानी है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि रेवोल्यूशन चेंज में बच्चों को काफी ज्यादा सहूलतें और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक काफी सहूलतें जो है वो इन्हें दी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तो इसे सिर्फ 1 साल हुआ है, आगे आने वाले वक्त में भी जो बच्चे हैं वो इस शिक्षा नीति में कितना विश्वास कर पाएंगे, इस माहौल में कितना ढल पाएंगे, ये फिलहाल देखना है। आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नई शिक्षा नीति को जब 1 साल पूरा हो चुका है, नए ऐलान किए गए हैं, उसके तहत आपके अपने व्यूज जो हैं क्या हैं। डू कॉल अस एंड शेयर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं, चल लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। एजुकेशन पॉलिसी जो आज ही के दिन लॉन्च की गई थी, इसे मंजूरी दी गई थी, इसे आज 1 साल पूरा हो गया है। हमने अपने दशकों से ये माहौल देखा है कि जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश ही जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आएं, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो है वो भारत को वो देखें, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, ये अब हम देखने जा रहे हैं। और ऐसे में आज जो तमाम पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, उन सभी को साकार करने के लिए ही जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनको दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा। और एक कदम आगे जो है वो सोचना भी होगा, चाहे वो हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रेवोल्यूशन चेंज की जो बात है, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो हमने सवाल भी उठाया कि शिक्षा में देखिए भाषा का बड़ा महत्व होता है। और जब बात को लोकल लैंग्वेजेस की आ जाए तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज अब तक देखी गई हैं, लेकिन इसमें किस तरीके के बदलाव हैं अब आप देखेंगे कि आज जो बदलाव किए गए हैं उसके तहत अब 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन्हें 5 अलग अलग भाषाओं में जो है वहां पर पढ़ाई शुरू की जाएगी। व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, इन एनी इंडियन लैंग्वेज, शिक्षा में क्योंकि ना सिर्फ भाषा बल्कि उनके शिक्षण पर भी आज जोर देना
कितना जरूरी हो गया है और क्यों जरूरी हो गया है, ये हम अपने व्यूअर्स से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जानना चाहेंगे। सो जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपनी बात भी हम तक जरूर पहुंचाइएगा। सो जैसा हमने आपको बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं वो 5 भारतीय भाषाओं यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी। सो इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी लाया जा चुका है और भारतीय साइन लैंग्वेज को भी पहली बार एक भाषा विषय यानी कि एक सब्जेक्ट का स्टेटस दिया गया है। अब जो स्टूडेंट हैं इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे और इससे भारतीय साइन लैंग्वेजेस को बहुत बढ़ावा मिलेगा और ऐसे में जो दिव्यांग साथी हैं उनको भी इससे बहुत मदद मिलने वाली है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषा को लेकर भी क्या कुछ कहना रहा, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। साथियों, आप भी जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की पूरी पढ़ाई में उसके जीवन में बड़ी प्रेरणा उसके अध्यापक होते हैं और हमारे यहां तो कहा गया है, गुरौ न प्राप्यते यत् यत् तत् न अन्य अत्रापि अभ्यते लभ्यते, अर्थात जो गुरु से प्राप्त नहीं हो सकता वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक मिलने के बाद दुर्लभ हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर हमारे शिक्षक सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा है। आज लॉन्च हुआ निष्ठा 2.0, ये प्रोग्राम भी इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए देश के शिक्षकों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलेगी और वो अपने सुझाव भी विभाग को दे पाएंगे। मेरा आप सभी शिक्षकों से, एकेडमिशियन से अनुरोध है कि इन प्रयासों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक योगदान दीजिए। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में इतना अनुभव रखते हैं, व्यापक अनुभव के धारक है, इसलिए जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास राष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मैं मानता हूं कि इस कालखंड में हम जिस भी भूमिका में हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने बड़े बदलावों के गवाह बन रहे हैं, इन बदलावों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपके जीवन में ये स्वर्णिम अवसर आया है कि आप देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, भविष्य की रूपरेखा अपने हाथों में खींचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग फीचर्स हकीकत में बदलेंगे, हमारा देश एक नए युग का साक्षात्कार करेगा। साथियों, शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में मदर लैंग्वेज में शिक्षा का विचार एनईपी में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के
14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे छात्र छात्राओं को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब वर्ग को, गांव कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को होगा। इन्हीं परिवारों से आने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा लैंग्वेज डिवाइड का सामना करना पड़ता था। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं परिवार के होनहार बच्चों को उठाना पड़ता था। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ्य और प्रतिभा के साथ न्याय होगा। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा में भी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने का काम शुरू हो चुका है। आपको इसके साथ ये भी जानकारी दे दें कि शिक्षा नीति के तहत भारत वैश्विक शक्ति बनने की बात अब सरकार की ओर से कही जा रही है। नई शिक्षा नीति के ही तहत केंद्र और राज्य सरकारों के कंट्रीब्यूशन से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है और नई शिक्षा नीति के ही अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दे दी गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए जाने के प्रस्ताव रख दिए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों का पूर्ण रूप से विकास करना और उन्हें विश्व स्तर पर सशक्त बनाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए, नई शिक्षा नीति को बना तो दिया गया, इसमें कई बदलाव ला दिए गए और उसे मंजूरी दे दी गई। इसे 1 साल भी हो गया है और आज भी कई बड़े ऐलान सरकार की ओर से किए गए हैं। अब आगे ये है कि अब रिवॉल्यूशन की बात तो कही जा रही है, बच्चों में विश्वास भी आएगा, वो उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो विकास कौशल है, उनका जो कैलिबर है, उन सबको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जो रिमोट एरियाज में बच्चे रहते हैं उनको भी सहूलियतें प्रदान की जा रही हैं। भाषाओं को लेकर जिन बच्चों को दिक्कत रहती है, खासकर गाँव में पढ़ने वाले, रूरल एरियाज में, उनको लेकर भी काफ़ी सहूलियतें दी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब आगे जिम्मेदारी किसकी बन जाती है कि ये जो चीजें बनाई गई हैं सरकार की ओर से, उन्हें आगे बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है ताकि उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की, यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि देश में चीजें तो बन जाती हैं, उनके ऐलान भी कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उनका इम्प्लीमेंटेशन ही सही तरीके से ना हो तो उन चीजों का पूरा फायदा उठाया नहीं जा सकता। ठीक इसी तरीके से शिक्षा नीति जो हमारे देश के भविष्य के लिए है, और ऐसे में नई शिक्षा नीति अनडाउटेडली बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, जिसमें बच्चों को एक पॉजिटिव माहौल देकर उन्हें अपनी मर्जी से अपनी शिक्षा ग्रहण करने की पूरी आजादी दी गई है, जिसमें किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। ऐसे में आज जब हर तरीके की सहूलतें हमारे अथॉरिटीज द्वारा प्रदान की जा रही हैं, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। माना जा रहा है कि इस शिक्षा नीति के तहत भारत वैश्विक शक्ति बनेगा और नई शिक्षा नीति के तहत ही केंद्र और राज्य सरकार के कंट्रीब्यूशन से शिक्षा क्षेत्र पर, जैसा हमने आपको बताया, कि देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर एक इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति के अंदर ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी गई है। वैसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए जाने के प्रस्ताव रख दिए गए हैं, जिसका मुख्य रूप से
जो सबसे बड़ा उद्देश्य होगा वो बच्चों का पूर्ण रूप से विकास और उन्हें वैश्विक तौर पर सशक्त बनाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसी शिक्षा नीति का ही पूरा फायदा उठाने के लिए हमारे आगे सरकारों से लेकर राज्य सरकारों तक को क्या करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि इस शिक्षा नीति का, इस शिक्षा प्रणाली का पूरे अच्छे से सक्सेसफुली फायदा उठाया जा सके। आप अपने पॉइंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। नई शिक्षा नीति को 1 साल की आज बात कर रहे हैं। इसे 1 साल हो चुका है और कुछ अहम बदलावों की जब हम अब बात करते हैं सो हम देखते हैं कि पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया है। सो ये वो सहूलियत है जैसे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा, उन छात्रों को फायदा होगा जिनकी जो पढ़ाई है बीच में किसी वजह से छूट जाती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किया। जब शिक्षा मंत्री का पद यहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला था, तब उन्होंने कहा था कि उनका ध्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर रहेगा। अब उसका क्रियान्वयन क्या सही हो पाएगा आगे आने वाले वक्त में, ये फिलहाल देखना होगा। ये सुनिश्चित करने की बात है, सुनिश्चित किया जाना बड़ा जरूरी हो जाता है कि श्योरिटी जब हमारी अथॉरिटीज द्वारा दी जा रही है, आगे उसको किस तरीके से आगे बांटना है, उसे आगे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन ही क्यों ना हो। वहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से होना बड़ा जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिले 1 साल हो चुके हैं। 1986 के बाद यानी कि 34 साल बाद पहली बार ये देश की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए। प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने तक नई शिक्षा नीति में काफी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। इन्हीं बदलावों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम की शुरुआत की गई है। हालांकि हमने ये सवाल आपके सामने रखा था कि इस पर आपके क्या विचार हैं, लेकिन आपके विचार सुनने से पहले हम अपने व्यूअर्स तक इसको लेकर एक जानकारी भी पहुंचाना चाहेंगे कि दरअसल ये है क्या। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम दरअसल जो लॉन्च की गई है, इस स्कीम का फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्हें किन्हीं कारणों से बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अब उसकी वजह कोई भी हो सकती है, फिर चाहे वो पैसों को लेकर ही दिक्कतें क्यों ना हो। छात्रों के लिए फायदेमंद इस स्कीम के बारे में सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो ये कि ये जो स्कीम है ये एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा का रिकॉर्ड रखेगा और इसके लिए कॉलेजेस हों चाहे यूनिवर्सिटीज हों, उसमें एकेडमीज बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब इसके बाद वहां पढ़ने वाला हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी और फर्स्ट ईयर पास करने पर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पास करने पर डिप्लोमा और 3 साल या कोर्स पूरा करने पर डिग्री दी जाएगी। ये कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा और स्टूडेंट इसके कस्टमर होंगे। अब ये काम कैसे करेगा? ये जो एकेडमिक बैंक जिसे एबीसी शॉर्ट नेम दिया गया है, इसमें स्टूडेंट का अकाउंट खोला जाएगा और इसके बाद उसे एक स्पेशल ऐप और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। स्टूडेंट के एकेडमिक अकाउंट्स में उच्च शिक्षा संस्थान स्टूडेंट्स को उनके किए जा रहे जो सिलेबस है उसके लिए क्रेडिट दिया जाएगा। फिर सवाल ये कि क्या एक ही इंस्टीट्यूशन से ये सभी क्रेडिट मिलेंगे? इस योजना का फायदा देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का छात्र उठा सकता है। उसे एक इंस्टीट्यूशन के साथ स्टिक रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्त सिर्फ इतनी ही होगी कि इंस्टीट्यूट ने अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत करवाया हो। अलग अलग संस्थानों में सभी कोर्सेज नहीं होते हैं, इसीलिए किसी भी इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल होने की छूट दी गई है। फिर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा बैंक में जमा करने होंगे। फिर क्रेडिट के आधार पर इसे वो चीजें मिलेंगी। अब सवाल यह कि एक बार पढ़ाई छोड़ने पर दोबारा कैसे एंट्री मिलेगी? देखिए, ये सारी प्रक्रिया जो है वो नई शिक्षा नीति को लचीला बनाने के लिए ही लाई गई है। इससे स्टूडेंट को अपने हिसाब से पढ़ाई पूरी करने की इजाजत है। स्टूडेंट के पास यदि पुराने रिकॉर्ड जमा है तो वो पढ़ाई छोड़ने के बाद कभी भी दोबारा शुरू कर सकेगा, यानी कि स्टूडेंट के पास कॉलेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन है और इसमें ग्रेजुएशन के लिए 3 से 4 साल के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन रखे गए हैं। 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर ग्रेजुएट डिग्री और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री।
और फिर सवाल ये कि स्टोर क्रेडिट करने का पीरियड आखिर क्या होगा। ये जो एबीसी है इसमें स्टोर क्रेडिट की जो मैक्सिमम शेल्फ लाइफ है वो 7 साल रखी गई है और इसके बाद इसका फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। यदि इंस्टीट्यूशन में अलग नियम है तो उसका फायदा छात्र को मिल सकता है। अब सवाल ये कि एबीसी के काम आखिर होंगे क्या। एबीसी दरअसल एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए क्रेडिट को स्टूडेंट के अकाउंट में जमा करेगा और ये यूजीसी के दिशा निर्देशों और उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक क्रेडिट को भी मान्य करेगा। बैंक सिर्फ इंस्टीट्यूट को दिए गए क्रेडिट स्वीकार करेगा, ना कि स्टूडेंट के। फिर सवाल ये कि कोर्सेज कौन से हैं। सो एबीसी से मान्य सभी हायर इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज के साथ आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, लॉ और अन्य जो प्रोफेशंस कोर्सेज हैं उनको भी कवर करेगा। हालांकि इसमें कई कोर्सेज अलग अलग प्रोफेशनल बॉडी द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। सो क्रेडिट बैंक योजना के लिए उनकी मंजूरी मांगी जाएगी और इसके अलावा सरकारी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे जो स्वयं ये जो स्कीम्स हैं इनके किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर भी क्रेडिट ट्रांसफर और स्टोर करने के बारे में विचार किया जाएगा। यानी कि एक सीधे तौर पर एक स्कीम तो ला दी गई है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए भी अभी तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। यानी कि ये हर स्टूडेंट की समझ में किस तरीके से आएगा और दरअसल ये इसे एक्सेस कौन कर पाएगा। क्या वही छात्र कर पाएंगे या वही कहें बच्चे कर पाएंगे जिनका जो फैमिली बैकग्राउंड भी है, काफ़ी पढ़ा लिखा हो, या फिर वो ऐसी स्कीम्स का फ़ायदा उठाने की जो पूरी जानकारी है वो अच्छे से जान पाएँ। लेकिन उन बच्चों का क्या जो किसी प्रॉब्लम की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, दोबारा उसे शुरू नहीं किया जा सकता है। सो उन बच्चों के लिए भी ये जो स्कीम है वो किस तरीके से वर्कआउट करेगी, इस पर किसी तरीके का सरकार की ओर से कहीं कोई बड़ी योजना जो है वो अब तक आई नहीं है। सो डेफिनेटली ऐसी योजनाओं का आना ज़रूरी हो जाता है उन बच्चों के लिए जो बहुत ही रूरल एरियाज़ में रहते हैं, खासकर उन लड़कियों के लिए जिन्हें अपनी पढ़ाई अधर में जो है वो छोड़नी पड़ती है किन्हीं कारण की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से। सो उनके लिए भी इस तरीके की स्कीम्स आना ज़रूरी हो जाता है। सो कुल मिलाकर ये जो स्कीम है, हालांकि इसका पूरा फ़ायदा उठाना जो है वो अब सरकार के हाथों में है कि इसे बच्चों तक पहुंचाना कैसे है, ये बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। सो कुल मिलाकर ये जो स्कीम लॉन्च की गई है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसे एबीसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है, इस पर हम अपने व्यूवर्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। यदि आप अपनी राय रखना चाहें तो ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी बात हम तक पहुँचाएँ। सो नई शिक्षा नीति का ये जो 1 साल और देखते हैं हम कि 29 जुलाई 2020 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नई शिक्षा नीति को अपनी अप्रूवल दिया। और अब शिक्षा, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा, कि ये तो एक ऐसा विषय है जिसमें रातों रात परिवर्तन लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरकार अब धीरे धीरे परिवर्तन ला रही है। शायद ये भी होगा कि अभी तक जो बच्चे इन स्कीम्स को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे, वो इसे इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी अगर सरकार जो है उन बच्चों तक उनकी रीच नहीं पहुंची है जिन्हें अपनी मजबूरी वश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, सो उनके लिए भी सरकार किस तरीके के जो है आगे योजनाएं लाएंगी, स्कीम लाएंगी। हो सकता है कि इसमें भी आगे सरकार अपना एक बड़ा अनाउंसमेंट ज़रूर करे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी, आज का टॉपिक, आज का विषय इतना अच्छा है और आपकी जो डिलीवरी मैसेज है इतना प्यारा है, बिल्कुल मन यही करता था कि सुनते रहें, आज बोलें कुछ ना। लेकिन अभी आपने 2 मिनट पहले इतना बढ़िया एक सेंटेंस बोला, उसमें गीत जी आपने सारे विषय का निचोड़ दे दिया। वो बात इस तरह मेरे मन को भा गई तो मैंने कहा मैं उसकी मुबारक आपको जरूर दूंगा। आपने अभी एक वाक्य बोला कि हमारे ग्रामीण जो हमारी जनसंख्या है उसमें बच्चियां जिनकी की एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाती है वो बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाती आज की प्रणाली के मुताबिक, लेकिन आने वाले दिनों में वो सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों बातें आपने बिल्कुल सोने की तरह खरी कही। पहली कि हमारी ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा और दूसरा हमारी लड़कियां। गीत जी, ये वो हमारी बच्चियों की शक्ति है जो आज तक मिट्टी में ही मिली रही
थी भारत में, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला तो देख लो, कोई मैरी कॉम बन गई तो कोई मीराबाई बन गई, तो गीजी कोई कल्पना चावला बन के चांद तक पहुंच गई अमेरिका को लेके। तो इस तरह देखिए, पॉइंट ये है कि जब जब उनको मौका मिला ना हमारी भारत की लड़कियों को, तो वो एकदम चांद की तरह खिल गई, दुनिया ने देखा उनको। अब बात आई है ये जो प्रणाली जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि मुझे खुशी इस बात की है और बड़ी सहमति भी है, क्योंकि अमेरिका में हम आज 40 सालों से यही प्रणाली देख रहे हैं। यहाँ 10 साल 10वीं जमात के बच्चे वो 2 साल 3 साल के लिए नहीं कॉलेज जा पाते क्योंकि घर की हालत खराब है, तो मैकडॉनल्ड पे बर्गर बेचते हैं, कुछ जाके वहां पे प्लेटें साफ करते हैं 2-3 साल के लिए। लेकिन कीजिए वही फिर जो स्कूल के क्रेडिट्स हैं वो लेके कम्युनिटी कॉलेज के दफ्तर में एक दिन पहुंच जाते हैं 3 साल के बाद, और काउंसलर को बोलते हैं जी कि देखो 3 साल पहले जो मेरी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन ये मेरी जो क्रेडिट जो मेरे ग्रेड्स थे लास्ट, तो इसके बेसिस पे अब मैं आगे ये करना चाहता हूं, अब आप मुझे एडवाइस कीजिए। तो कीजिए वो जो काउंसलर है ना, वो उस बच्चे की एग्जिस्टिंग रिपोर्ट कार्ड को देख के और उसकी एस्पायरेशंस देख के, यानी कि अचीवमेंट को और उसकी एस्पायरेशंस को बैलेंस करके फिर वो देखते हैं कि इसके लिए ऑप्शंस क्या हैं आगे फ्यूचर के लिए, और इसको हम कहाँ पे आसानी से सर मैं ये बिल्कुल सर, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में थोड़ा इंटरफेयर कर रही हूँ। ये जो कंपैरिजन है हम 2 कंट्रीज का बीच में करेंगे, ये मैं जरूर आपसे सुनना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, सो आप होल्ड पे रहिएगा। जी 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 चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, स्ट्रेट टॉक में चल लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज बात नई शिक्षा नीति को 1 साल पूरे हुए की, और इस वक्त हमारे कॉलर सतीश चंद्र जी बने हुए हैं। सर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एजुकेशन पॉलिसी पर अपनी बात सर कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद कीजी। एक शब्द में मैं सारा संक्षेप में सारांश करूंगा। भारत ने इस चीज की बहुत अच्छी तरह से बात पकड़ी है, कंटिन्यूटी इन एजुकेशन। जिन बच्चियों की एजुकेशन बिल्कुल 8, 10वीं 11वीं जमात में खत्म हो जाती थी क्योंकि घर वालों ने शादी कर दी या कहीं और चले गए, वो कंटिन्यूटी को गीची आगे पिकअप करने की भारत में कोई प्रथा थी नहीं, कोई प्रणाली थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे वो कंटिन्यूटी है, भारत ने वो कंटिन्यूटी का सिस्टम पकड़ लिया। बस इसी में खुशी है। मुझे पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि हमें 60 साल पहले एजुकेशन लेते वक्त क्या मजबूरियां थी ना। हम बड़े शुक्रगुजार हैं उस देश के जिसने हमें शिक्षा दी, शिक्षा के साथ हमें और जीने के तरीके बताए, तो वो भी एक शिक्षा का ही हिस्सा बनता है। तो कमिंग बैक टू दिस एजुकेशन पॉलिसी, आज आपने जो कंटिन्यूटी का एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया है, बड़ी सुंदर बात है। अमेरिका में सैकड़ों केसेस ऐसे आते हैं जिसमें यहाँ पे आप हंसेंगे सुन के, 16 साल की बच्ची के साथ उसकी ग्रैंड मदर बैठी हुई है क्लास में एक कोर्स करने के लिए, एक कोर्स करने के लिए। क्यों? वो एक कोर्स आज से 50 साल पहले ग्रैंड मदर ने वो नहीं कर पाई क्योंकि उसको घर का पालन पोषण करने के लिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़ गई, तो 20-30 साल वो आर्मी में रही, तो उसकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो गई। लेकिन जब वो वापस आई 30 साल के बाद, तो उसका मन यही था कि मैं अपनी एजुकेशन पूरी करूं। मेरे को वो सर्टिफिकेट स्कूल का नहीं मिला क्योंकि मेरा एक कोर्स बच गया था। गीजी उसने स्कूल में जाके अप्लाई किया, स्कूल वालों ने कहा आगे बैठ जाओ। उसी क्लास में अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ बैठी हुई है वो लेडी, और गीजी सारी दुनिया इतनी खुश होती है, दिल खुश होता है कि ग्रेजुएशन के दिन उसी ग्रैंड मदर को 2-2 ग्रैंड डॉटर्स उसकी पकड़ के चला रही हैं स्टेज पे, और उसको भी उस दिन डिप्लोमा मिल जाता है स्कूल का। इसी तरह कॉलेज में भी हुआ है। सैकड़ों ग्रेट ग्रैंड मदर्स तक ने यहाँ पे 1-1, 2-2 कोर्सेज की कमी की जो थी, वो कंटिन्यूटी में आके उसको अपनी जिंदगी की चीज को अचीव कर लिया जी। और वो लेडीज जो है वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाती हैं कि देखो अगर मन में आपके लगन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये बात हमारी भारत की बच्चियों को पता है, उनमें क्षमता है कि अगर मन में लगन है तो वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं और करती हैं। लेकिन गीत जी काफी
काफी सारी बच्चियों को वो मौका नहीं मिल पाता, केवल चंद बच्चियां वो पाती हैं। लेकिन अब ये कंटिन्यूटी की वजह से उन बच्चियों की जो क्रेडिट्स स्कूल के हैं वो अगर किसी वजह से ब्रेक हो गए, बीच में फैमिली की ट्रांसफर हो गई या कोई और आपदा आ गई या और कुछ बात हो गई जी, वो क्रेडिट्स उनके उसी तरह जिंदगी भर उनके बैंक में रहेंगे। ये जो आपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया है, और मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी प्रणाली आपने शुरू की है। मैं इस बात का, ये आज भारत जागा है मेरी नजर में, तो अगर मैं कहूँ तो मेरे भारत की शिक्षा प्रणाली आज 75 साल में का जो अगर कोई देश को इनाम मिला है, कोई तोहफा मिला है भारत का सरकार की तरफ से, तो वो ये है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में पूरी एक पीढ़ी को आगे जाके अपनी एक एजुकेशन कंटिन्यू करने का मौका मिल गया। सर, जब देश जी, में धन्यवाद बहुत। जी सर, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे एक्चुअली ये जानना हाँ चाहती थी कि यूजुअली ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री में, अब मैं जब भारत की हम बात करते हैं, सो जब इस तरीके की कई स्कीम्स, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, कुछ ऐसी भी दूसरी स्कीम्स लाई जाती हैं लोगों के लिए, लोगों की सहूलतों के लिए, सो ऐसा होता है कि उसका फुल एडवांटेज जो है वो उठाया नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके पीछे क्या है? और आज जब शिक्षा की ही हम बात कर रहे हैं, सो अब इसका भी फुल एडवांटेज लेना बड़ा जरूरी है। सो इसके लिए आज सबसे जरूरत किस चीज की होगी? जी, उसका एक ही कारण है जी। अब देखिए, आपको भी पता है कि एमबीए प्रोग्राम जो है 2 साल का है, लेकिन यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम 2 साल का भी है, यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम 5 साल का भी है। उस 5 साल वाले एमबीए के प्रोग्राम को यहाँ पे बोला जाता है एग्जेक्टिव प्रोग्राम, यानी कि आप 1 साल का अगर एमबीए करके आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई, आप जॉब में ज्वाइन कर लिया आपने, और एम्प्लॉयर को कहा कि देखो भैया, मैंने 1 साल का एमबीए का कोर्स कर लिया हुआ है, मेरा बाकी का 1 साल का है, आप मेरे को अलाउ कर दोगे? तो एम्प्लॉयर कहता है कि देख भाई, हमने तेरे को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया है, ऐसा करो, आप 2 साल हमारे पास काम कर लो, उसके बाद आप अपना फाइनल ईयर जब करने जाओगे तो उसके पैसे हम देंगे। ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री, कैसे वो एक कहते हैं कि अगर आपके फाइनल ईयर के जो पैसे हैं वो हम देंगे, और आप हमें बॉन्ड लिखे दे दो कि आप वो पैसे, हमें पैसे वापस मत करना, आप आके 2 साल फिर हमारे पास जॉब कर लेना। अब देखो गीती, जिस आदमी की एमबीए रह गई थी वो एमबीए पूरी हो गई, उसकी साथ ही साथ जॉब चलती चली जा रही है, साथ ही साथ पढ़ाई चलती जाती जा रही है, और जो कंपनी है, जिस दिन वो लड़का एमबीए पूरी कर लेता है, साथ में क्या देखते हैं, इसने 4 साल ऑलरेडी सर्विस भी की है हमारी कंपनी में, दे प्रमोट हिम टू द डायरेक्टर्स लेवल और दे प्रमोट हिम टू सीनियर मैनेजर्स लेवल। तो ये देखिए, इस तरह ये एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे को ग्रो करते हैं। भारत में हमारे गीची इस चीज की एप्रिसिएशन नहीं है। अगर वो कहते हैं ना, कोई लड़का अगर कह दे कहीं इंटरव्यू में गलती से कि जी मेरा 1 साल का प्रोग्राम है, जी मेरे जैसों के साथ बहुत दफा हुआ, वो इंटरव्यू से बाहर निकाल देते हैं, वो कहते हैं योर एजुकेशन इज इनकम्प्लीट, जाके पूरी करके आओ। दूसरा बहाना, वो क्या कहते हैं, इसका ध्यान तो उधर रहेगा एमबीए की तरफ, ये जॉब ठीक से नहीं करेगा। देखो जी, और तीसरा बहाना, उनको यही लगता है कि मैनेजर को कि मैंने तो बीए की हुई है और ये एमबीए करके आ जाएगा 2 साल के बाद, ये उल्टा मेरे ऊपर आके रो मारेगा। जीत जी, इस तरह की जो हमारी कल्चरल इनहिबिशंस हैं, जो कल्चरल हमारी जो बैरिकेड्स हैं, हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, उन मेंटल ब्लॉक्स को दूर करना बहुत जरूरी है। आप अपने एम्प्लॉय को अपना साथी समझिए, अपना भाई समझिए, कंपनी का एसेट समझिए, और अगर आपके पास इस तरह का अनकट हीरा आ जाता है कोई, तो आपको खुशी होनी चाहिए। आप अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को बल्कि कहो कॉम्प्लीमेंट्री वे में कि देखिए, आज इस बच्चे ने हमारे पास आया है, हम इसको अपने पास रख लेते हैं, और कंटिन्यूटी में इसकी एजुकेशन हम 2 साल के बाद इसको पूरी करवा देंगे, ही विल बिकम एन एसेट फॉर द कंपनी। तो जी, इस तरह कंपनी को भी फायदा है और एम्प्लॉय को भी फायदा है। तो भारत में ये बात इसलिए नहीं हो पाती कि वो जो मेंटल ब्लॉकेजेस है, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से काफी मैनेजर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को फर्दर एजुकेशन में एनकरेज नहीं करते। धन्यवाद गीची। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच जी। भारत माता की जय। नमस्कार जी।
तो चलिए, काफ़ी अच्छी स्कीम्स और साथ ही साथ जो बड़े अमूलचूल बदलाव किए गए हैं वो सभी के सभी कमेंडेबल। सो आज हमने बात देखी स्ट्रेट टॉक में नई शिक्षा नीति को वो 1 साल की है और फिर से शिक्षा इस नीति में जो बड़े बदलाव पिछले 1 साल में किए गए थे उन बदलावों पर हम बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रातों रात बड़े चेंजेस होना तो मुश्किल है, लेकिन अगर लागू करने वाले जो हमारी अथॉरिटीज है, जो हमारे प्राधिकारी हैं, उनमें एक अच्छी विल पावर हो तो बदलाव जो हैं वो बहुत कठिन भी नहीं हो सकते हैं। सो ठीक है, हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, इसी चीज की एक्चुअल में जरूरत है ताकि ऐसी शिक्षा नीतियों का फुल एडवांटेज, इसका पूरा फायदा अच्छे से उठाया जा सके। सो रातों रात परिवर्तन मुश्किल है, लेकिन अगर लागू करने वाले हमारे प्राधिकारियों में इच्छा शक्ति हो तो बदलाव करना मुश्किल भी नहीं। बीते 12 महीनों में नई शिक्षा नीति के हिसाब से कई परिवर्तनों की जो आधारशिला है वो रखी जा चुकी हैं और सभी के सभी कमेंडेबल, काबिले तारीफ बदलाव की ये जो बयार है वो आने वाले दिनों में हमारी उस सोच को रूपायित करेगी जिसकी कल्पना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक्चुअल में की गई थी और महात्मा गांधी जी ने भी जिसका जिक्र एक वक्त में किया था। सो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं की अहमियत को एक्सेप्ट किया गया है। भारतीय शिक्षण और सोच के स्तर पर मातृभाषाओं की कमी को न सिर्फ गहराई से आज महसूस किया गया है, बल्कि भाषा के सामर्थ्य को समझते हुए नई सोच देने की कवायद भी शुरू की गई है। सो हम देखते हैं कि मैकॉले, जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है, आपके संज्ञान में भी जरूर होगा, उनकी जो शिक्षा पद्धति है उसी से ही भारतीय भाषाएं लगातार पिछड़ती चली गई हैं। प्रोफेसर के उस विचार को भी भारतीय शिक्षण व्यवस्था में सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, जिसके मुताबिक बच्चा जो है वो मातृभाषा में बेहतर सीख सकता है। ईयर 1991 की जनगणना के भाषा खंड की भूमिका में ये कहा गया है कि भाषा जो होती है वो आत्मा का वो रक्त है जिसमें विचार प्रवाहित होते हैं और पनपते हैं। सो इसके बावजूद भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की बात तो दूर, प्राथमिक शिक्षा में ही इसे साजिशन दूर रखा गया है। सो नई शिक्षा नीति ने इस परिपाटी को एक तरीके से बदल दिया है। उसने न सिर्फ किशोरावस्था तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर जोर दिया, बल्कि मातृभाषाओं में तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है। उसे बढ़ावा देने की ओर निरंतर वो आगे जा रहे हैं। सो अतीत में तकनीकी शिक्षा को मदर टंग लैंग्वेज में देने का विचार सामने आने पर एक जोरदार विरोध भी होता था और कहा जाता था कि तकनीक का माध्यम जो है वो अंग्रेजी ही हो सकती है, जबकि तकनीक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित जर्मनी, जापान जैसे तमाम देशों में पढ़ाइयां और शोध अपनी अपनी भाषाओं में होता है। और नई शिक्षा नीति के तहत अब देखिए, भारत में भी अब मातृभाषाओं को काफी ज्यादा यानी कि कोलोकियल लैंग्वेजेस को महत्वता दी गई है और इसी के तहत अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी समेत अन्य 5 लैंग्वेजेस में होगी, विच इज वेरी 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 कमेंडेबल। सो ये बदलाव देखिए आया है और आगे और बड़े बदलाव ऐसे ही आने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात जो एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि सभी बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रदान करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन अच्छी बात होगी जब रूरल एरियाज में जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई अधर में लटक जाती है किसी मजबूरी, उनके लिए भी अथॉरिटीज की ओर से ऐसे ही बड़े अच्छे प्लान आए ताकि देश का कोई भी जो बच्चा है वो शिक्षा से वंचित ना हो सके। सो आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ होंगे आप सभी के सामने रूबरू। फिलहाल मैं लूंगी इजाजत। नमस्कार।